बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में जो होने वाला है, और ख़ासकर साइंस एग्ज़ाम जो कि 20 फरवरी को शेड्यूल है। तो आपकी तैयारी आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी तैयारी को और स्ट्रेंथन करने के लिए आज हम लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री के, जो कि है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। कि जितने भी एक्टिविटीज़ हैं केमिस्ट्री में या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं आते ही हैं, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या फिर आपके एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस में, या उससे रिलेटेड रिएक्शंस आपके बहुत आते हैं। तो इस वीडियो में हम वो सभी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस जो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं उसको हम एक ही वीडियो में फिनिश कर देंगे। सारे केमिस्ट्री के, खासकर केमिस्ट्री में भी कुछ डायग्राम्स जो बार बार रिपीट होते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बार बार आते हैं, उसको हम इस वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो से आपका कम से कम 25 के आसपास का पेपर, 25 नंबर के आसपास का पेपर इसी में से आएगा, क्योंकि मोस्टली केमिस्ट्री इससे आपकी कवर हो जाएगी। थोड़ा बहुत पोर्शन बचेगा, तो केमिस्ट्री का लगभग 50 से 70% पार्ट, और पेपर जो है आपका 20 से 25 नंबर का पेपर इसी में से आएगा। तो शुरू करते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो दोस्तों तक। अब सबसे पहली एक्टिविटी अगर देखें बच्चों, ये सबसे पहली आपकी एक्टिविटी आती है मैग्नीशियम रिबन को बर्निंग करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। इसमें 2-3 चीज़ें आपसे पूछी जाती है कि मैग्नीशियम रिबन जो है उसको बर्न करने से पहले रब क्यों करते हैं सैंड पेपर से। तो रब क्यों करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर, तो ऑक्साइड जो लेयर इसके ऊपर आ जाती है उसको, और डस्ट लेयर, तो ऑक्साइड और डस्ट की जो लेयर होती है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रब करते हैं। किसके साथ रब करते हैं अगर आपको पता हो तो सैंड पेपर के साथ। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले या बर्न करने से पहले उसको सैंड पेपर के किसके साथ रब करते हैं, तो सैंड पेपर के साथ। क्यों करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। ऑक्साइड की लेयर क्यों जम जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। ऑक्साइड के साथ साथ डस्ट की भी लेयर रहती है, तो इन दोनों लेयर को साफ़ कर देंगे ताकि हमारे जो बर्निंग प्रोसेस है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है। उसके बाद जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो होता है कि जो कलर ऑफ बर्न पार्टिकल है, जो बर्न पाउडर है, वो कलर क्या होता है उसका। तो अगर हम देखें, जब इसको बर्न करते हैं तो इसका कलर जो बनता है पाउडर, वो वाइट कलर का पाउडर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो किस कलर का पाउडर आता है, वाइट। और अगर फ्लेम पूछा जाए आपसे तो इसकी फ्लेम कैसी होती है, तो डेजलिंग वाइट फ्लेम होती है, बहुत ही तीव्र, बहुत ही खतरनाक। जैसे आप देखते हो वेल्डिंग वगैरह करते हो ना, तो वहाँ पे डेजलिंग वाइट फ्लेम आती है। ये फ्लेम आता है आपका डेजलिंग वाइट, और जो कलर है पाउडर का, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर है उसका भी कलर जो है वो वाइट होता है। उसके बाद अगर हम रिएक्शंस देख लें इसके, तो रिएक्शंस में आपको पता है कि मैग्नीशियम प्लस, इसी से कर लेते हैं। रिएक्शन बहुत आसान है इसका। मैग्नीशियम जो कि आपका यहाँ पे होता है सॉलिड, प्लस ऑक्सीजन जो कि होता है यहाँ गैस, और जब इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो सॉलिड पाउडर बनता है। और इस केस में जो आपको बैलेंस अगर हम करें तो देखो इसको बैलेंस कैसे करें, तो यहाँ O2 है, यहाँ O1 है, तो यहाँ क्या लगा दो, 2 लगा दो। जब 2 आप यहाँ लगा दोगे तो अब देखो मैग्नीशियम यहाँ 2 हो गया है, तो यहाँ भी 2 लगा दो। ये पूरी तरह से बैलेंस हो गया। और ये जो मैग्नीशियम का पाउडर है, ये मैग्नीशियम का पाउडर किस कलर का होता है, ये होता है आपका वाइट कलर का। ये आपको पता होना चाहिए, वाइट कलर का ये पाउडर होता है। और जब इसको वाटर में हम मिला देते हैं, जब इसको वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी पता होना चाहिए आपको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक बेस होता है
और इस बेस का नाम अभी आपको पता होना चाहिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एंटा एसिड के ट्रीटमेंट एज ए एंटा एसिड यूज़ होता है। जब आपकी एसिडिटी हो जाती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आता है कि जो मेटल का ऑक्साइड है वो किस नेचर का होता है, तो वो बेसिक नेचर का होता है। तो इस एक्टिविटी से इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। अब अगली एक्टिविटी देखते हैं, वो है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इसमें क्या देख रहे हो, ये आपका जो है एक ट्यूब है, ट्यूब में क्या है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स। और ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को जब गर्म किया जा रहा है तो यहाँ पे वेफ्टिंग गैस आ रही है। अब इसमें क्या कौन सी गैस बनती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, ये है डिकम्पोजिशन, ये जिसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कह सकते हैं, क्योंकि ये हीट के प्रेजेंस में, हीट की वजह से हो रहा है। और थर्मल डिकम्पोजिशन वन टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और थर्मल डिकम्पोजिशन में जब हम फेरस सल्फेट को तोड़ते हैं, मतलब डिकम्पोज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, और ये फेरस सल्फेट क्या है, सॉलिड। जब इसको हम हीट के लिए हम ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं, जब इसको ब्रेक करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है फेरिक ऑक्साइड पाउडर में। ये तो सॉलिड ही रहता है ये फेरिक ऑक्साइड, प्लस इसके साथ आपकी गैस रिलीज़ होती है। वो गैस कौन सी होती है, वो सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ये दोनों गैस रिलीज़ होती है। और जब आप इसको बैलेंस करोगे तो सबसे ऐसे को बैलेंस करने में सबसे पहले देखो मेटल जो मेन पार्ट है, यहाँ मेटल यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो पहले अगर यहाँ 2 लगाते हो तो अब देखो आयरन 2 हो गया आपका। ऑक्सीजन जो है आपका यहाँ पर सल्फ़र अगर देखो 2 है तो सल्फ़र 1 और 1 2 है, ऑक्सीजन 4 2 जा 8, और यहाँ पर 3 2 5 और 3, तो ये बैलेंस हो गया। और ये दोनों जो है ये क्या होते हैं, यहाँ पे ये गैस होते हैं। तो ये जो गैस निकल रही है इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड दोनों गैस होती है, ये आपको पता होना चाहिए। SO2 और SO3, बहुत बार दिक्कत क्या होती है, SO3 बच्चे लिख के आ जाते हैं, तो यहाँ दोनों गैस होती है, ये आपको कंफर्म होना चाहिए, इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार आता है। अच्छा, फेरस सल्फेट से रिलेटेड एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि फेरस सल्फेट जो है, वैसे फेरस सल्फेट का पाउडर जो है वो किस कलर का होता है, अगर ड्राई है तो ये येलो कलर का पाउडर होता है। बट फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाटर क्रिस्टलाइजेशन में भी रहता है, जो फेरस सल्फेट .7H2O, ये जब हम वाटर के साथ इसको मिक्स कर देते हैं तो ये स्लाइटली ग्रीन कलर का पाउडर हो जाता है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाता है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे कॉपर सल्फेट से रिलेटेड। तो ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फेरस सल्फेट, वाटर क्रिस्टलाइजेशन यहाँ से इंपॉर्टेंट आता है काफ़ी बार। तो ये दूसरा था आपका डायग्राम। अगर हम तीसरा देखें जो एक्टिविटी से क्वेश्चन आता है आपका, वो है इस केस में जब हम हीट करते हैं किसको, लेड नाइट्रेट को। तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसका जो कलर है वो किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का। तो अगर एक टेस्ट ट्यूब में हमने लेड नाइट्रेट लिया और लेड नाइट्रेट को जब हम बॉईल करेंगे बर्नर पे, तो बॉइलिंग ट्यूब में एक ब्राउन कलर के गैस, एक फ्यूम्स निकलता है, और ये जो फ्यूम्स है ये किसके होते हैं, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें भी इसका भी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेड नाइट्रेट जो कि है आपका PbNO3 ट्वाइस, तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो फिर वही थर्मल डिकम्पोजिशन, और ये क्या है आपका यहाँ सॉलिड, और इसके साथ क्या बनता है, लेड ऑक्साइड PbO2 प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पे आपका ऑक्सीजन गैस भी रिलीज़ होती है। और ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ये आपका 2024 के जो CBSE का सैम्पल पेपर था 2024-25 का, उसमें भी आया था। तो इसमें जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर हम देखें इसके, तो इसको कैसे पता करें। अब यहाँ देखो Pb तो एक ही है, यहाँ भी Pb एक ही है। नाइट्रोजन आपका यहाँ 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे आपका 3 2 जा 6 है, यहाँ पे आपका 3 2 जा 6। अच्छा यहाँ पे ओह एक सेकंड, यहाँ थोड़ी सी बाय चांस मिस्टेक हो गई, इसको दोबारा। ये आपका यहाँ पे ऑक्सीजन लेड ऑक्साइड है ना, तो लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला PbO होता है। अब अगर देखें, अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, इस केस में ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 1 5 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अब सबसे पहले अगर आप देखो
तो जहाँ ऑक्सीजन सिंगल है पहले उसको डबल करो, तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं और 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन अब कितने हो गए 10, और यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, तो ये आपका 2 और 2। अब बाकी नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहाँ हम बैलेंस कर सकते हैं, तो लेड 2, यहाँ भी 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, और अब यहाँ पे अगर नाइट्रोजन देखो तो कितने हो गए 2 × 2 4, तो यहाँ पर आप नाइट्रोजन है यहाँ 4 लगाते हो तो ये हो जाएगा 4NO2। अब ऑक्सीजन यहाँ पर देखो कितना बचता है 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, ये देखो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, टोटल ऑक्सीजन यूज़ कितने हुए 2, और ये 4 2 जा 8 और 2 10, और 10 और यहाँ पे आपका 2 12। तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। और इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पूछे जाते हैं, ये यहाँ 2 2 4 1, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में आता है, इसलिए आप इसको ध्यान से आपको करना है। और इसमें ये आपका गैसियस स्टेट में होता है, ये भी गैसियस स्टेट में होता है, ये आपका सॉलिड स्टेट में होता है। अच्छा, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट और है, इसको आप ध्यान से समझ लो। जो लेड नाइट्रेट है बहुत बार आता है, इसका लेड नाइट्रेट को अगर हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, लेड नाइट्रेट को अगर हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये क्या बनता है पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन और लेड नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ, तो ये आपका बन जाता है लेड आयोडाइड PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है आपका KNO3, ठीक है, KNO3 और लेड आयोडाइड। इस केस में आपको ध्यान रखना है, ये जो लेड आयोडाइड बनता है ये आपका वाइट कलर का येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो येलो प्रेसिपिटेट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आता है आपके एग्जाम में। तो ये येलो प्रेसिपिटेट कब बनता है, जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो लेड आयोडाइड जो एक है वो प्रेसिपिटेट बनता है, और ये लेड आयोडाइड जो प्रेसिपिटेट बनता है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, जो कि एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी अगर देखें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है, ये देखो, ये है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आना ही आना है। ये आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से आपको समझ लेना है। 100% इससे क्वेश्चन आएगा, और 1 2 नहीं 3 4 क्वेश्चंस हो सकता है एक ही एक्टिविटी से, अलग अलग टॉपिक्स में, चाहे MCQ में, चाहे 2 मार्क्स 3 मार्क्स में। तो एक एक्टिविटी से काफ़ी, जो सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चंस आता है वो इसी एक्टिविटी से आता है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। तो ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है किसका, वाटर का। तो वाटर को हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो यहाँ हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करते हैं। अब इसमें अगर देखें इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में होता क्या है, तो इसमें हम एनोड और कैथोड 2 रॉड होती है, इसमें बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव, बैटरी से जब इसको कनेक्ट करते हैं तो एनोड पे एक गैस इकट्ठी होती है, वो गैस का नाम क्या है, ऑक्सीजन, और कैथोड पे हाइड्रोजन। ये आप ध्यान रखना, जो कैथोड है उसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, कैथोड और एनोड के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। तो इससे आप ध्यान रख सकते हो, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उल्टा होता है, जैसे कैटायन और एनायन। तो एनायन एनोड, एनोड के ऊपर इसका रिवर्स चार्ज पॉजिटिव, कैटायन होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, तो इसका रिवर्स चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। अब अगर कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स जाएंगे, तो इसलिए हाइड्रोजन के पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज बनाता है, तो इसलिए हाइड्रोजन कैथोड के पास जाता है, और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ रहता है, एनाइंस के बनाता है ऑक्सीजन, इस वजह से ऑक्सीजन जो है वो किसके पास जाता है, एनोड के पास। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ एनोड इकट्ठा हो रहा है, कहाँ कैथोड। अब अगर इसके रिएक्शन की बात करें बैलेंस, तो ये है आपका वाटर, और वाटर लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब इसको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो आपका ये कन्वर्ट हो जाता है H2 गैस प्लस O2 गैस। इसको थोड़ा सा और बैलेंस करें, H2 गैस प्लस O2 गैस। अब इस केस में अगर हम इसको बैलेंस करें, यहाँ देखो H2 ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ अगर आप 2 लगाते हो तो ये हो जाएगा 2H2O लिक्विड, और यहाँ पे आपका H2 के आगे 2 आ जाएगा ऑक्सीजन। ये अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें पूछी जाती हैं, आपका जो मोल रेशियो है यहाँ पे,
मोलर रेशियो अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो है इन प्रोडक्ट्स, तो वो क्या होता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, आपको ये नहीं पूछेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, आपको रेशियो पूछेगा कैथोड या एनोड का। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। कैथोड और एनोड का अगर रेशियो पूछा जाए तो जो मोल्स का रेशियो है, अब कैथोड पे हमने कौन सी गैस पढ़ी, तो कैथोड पे आपका हाइड्रोजन, और ये आपका कैथोड पे, और ऑक्सीजन कहाँ एनोड पे इकट्ठा होता है। तो यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। तो इसका जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 2:1। और हाइड्रोजन जो है वो 2 मोल्स और ऑक्सीजन 1 मोल्स। तो ये 2:1 कैथोड एनोड हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो होता है, मोल्स का रेशियो। और एक और रेशियो यहाँ से पूछता है मास रेशियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ जाता है। तो मास रेशियो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। तो मास रेशियो अगर देखें, हाइड्रोजन के टोटल मास अगर देखें 2 × H2, तो हाइड्रोजन का होता है 1 और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 और इंटू 2, तो 4 इसका हो गया। और ऑक्सीजन का 16 × 2 32, तो 4:32 ये आप निकालते हो तो ये 1/8 हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 1/8 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या कैथोड और एनोड पे जो गैस डिपॉजिट हो रही है उसका है। लेकिन बहुत बार आपसे क्वेश्चन में अपोजिट पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द मास रेशियो ऑफ एनोड एंड कैथोड गैस डिपॉजिटेड ऑन एनोड एंड कैथोड। तो अगर आपसे एनोड और कैथोड का रेशियो पूछ लिया जाए तो अब इसका रिवर्स हो जाएगा। एनोड पे ऑक्सीजन गैस हो रही है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, तो मास रेशियो जो है इसका वो क्या हो जाएगा, ये 8:1। तो ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है कि कैथोड एनोड या ऑक्सीजन हाइड्रोजन कहाँ पर पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन होगा और उस तरह से आंसर करना, नहीं तो ये आपका गलत हो जाता है क्वेश्चन। ये चीज़ ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसमें से मेनली क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कि हाइड्रोजन कौन से रॉड पे इकट्ठा होती है, तो हाइड्रोजन कैथोड पे, ऑक्सीजन एनोड पे। इसका जो रेशियो है वो क्या होता है, मोल्स का रेशियो तो 2:1। मास रेशियो क्या होता है, तो 1:8। और एनोड कैथोड, कैथोड एनोड, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर डिफर कर जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना है आपको। नेक्स्ट एक्टिविटी अगर हम देखें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ये क्या है, ये है आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, कि सनलाइट के प्रेजेंस में जब हम डिकम्पोजिशन होता है तो ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है। और ये कहाँ है, इसके अंदर है सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट के साथ रिएक्शन करें तो जो आपका AgCl है, जब ये सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होने के कारण ये कन्वर्ट हो जाता है आपका AgCl, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। और जब ये आपको सनलाइट को हम HNu से भी शो कर सकते हैं, या सनलाइट भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद Ag सॉलिड और प्लस क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो है ये इसका कलर क्या हो जाता है, तो इसका कलर हो जाता है आपका ग्रे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिल्वर क्लोराइड जो है सनलाइट में अगर उसको रखा जाए तो उसका कलर में क्या चेंज आता है, तो वो ग्रे कलर का हो जाता है, जिसे हिंदी में बहुत बार धूसर कलर कह देते हैं। धूसर रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो ग्रे फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। और जिसका ये बैलेंस करे तो यहाँ आप 2 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो यूज़ किया जाता है इस रिएक्शन के लिए, इसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ये चीज़ बहुत आपको ध्यान रखना है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस केस में ज़रूरी नहीं है आपका AgCl हो, ये आपका AgBr भी हो सकता है, AgI भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली हम AgCl और AgBr का ही इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक और क्वेश्चन जो बहुत बार इससे पूछा जाता है कि सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर्ड बॉटल्स में क्यों रखते हैं, तो इसका अब आप समझ गए क्यों रखेंगे, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो है वो डार्क कलर बॉटल्स में इसलिए रखते हैं ताकि वो रिएक्ट ना करे किसके साथ, सनलाइट के साथ, क्योंकि रिएक्ट करके ये सिल्वर और क्लोरीन गैस रिलीज़ कर देता है। तो इसलिए इनको डार्क कलर बॉटल्स या ब्लैक पेपर से उसको लपेट करके रखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन आता है काफ़ी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं।
अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें आपका एक सॉल्यूशन ए है, ये है कॉपर सल्फेट, और उसमें है सॉल्यूशन बी। जब इसमें हमने क्या मिलाया, आयरन मिलाया। जब आयरन फिलिंग्स मिलाई, आयरन फिलिंग्स मिलाने के बाद ये एक आगे आपका टेस्ट ट्यूब भी, जिसका जो कलर है वो इस तरह का आया, डर्टी ग्रीन कलर। तो ये एक तरह का आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। और इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब हम कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस सॉल्यूशन जो कॉपर सल्फेट का होता है वो किस कलर का होता है, तो एक्वस सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। ये भी तो एक्वस सल्फेट का जो कलर है, एक्वस कॉपर सल्फेट का जो कलर है, अगर हम देखें तो ये आपका कॉपर सल्फेट एक्वस, और जब इसमें हम आयरन सॉलिड ऐड करते हैं, आयरन फिलिंग्स जो है वो सॉलिड हो गए, इनको ऐड करते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाता है आपका आयरन सल्फेट FeSO4 एक्वस प्लस कॉपर। ये कॉपर यहाँ पे आपका सॉलिड बन जाता है। इस केस में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बैलेंसिंग अगर देखें तो ये बैलेंस्ड है पूरी तरीके से, बस यहाँ कलर आपको ध्यान रखना है। कॉपर सल्फेट एक्वस का कलर जो है ये होता है आपका ब्लू, और जो फेरस सल्फेट है ये कलर हो जाता है आपका डर्टी ग्रीन, और इसे आप ग्रीन कह सकते हो, लाइट ग्रीन कह सकते हो। तो ये इस कलर में चेंज आता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बहुत कॉमन एग्जांपल है, जिसमें कॉपर जो है उसको डिस्प्लेस कर देता है आयरन, क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। रिएक्टिविटी सीरीज जब पढ़ेंगे तब हम इसको और डिटेल में देखेंगे, कौन कौन से रिएक्टिविटी के कारण ये होता है, आपका कौन कौन मोर रिएक्टिव होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो आपका, अच्छा एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखना, आपकी कॉपर सल्फेट अगर सिर्फ ये पाउडर है, सॉलिड पाउडर है, तो इसका कलर जो है वो क्या होगा, जब वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में नहीं होगा तो इसका कलर होता है वाइट। अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन में होता है, तो इसका एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर इसके साथ कितने होते हैं 5H2O, और इसका कलर जो है वो क्या हो जाता है, ब्लू। तो इस वजह से अगर हम कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही उसमें दोबारा पानी मिलाएंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। ये आप ध्यान रखना। फेरस सल्फेट का हमने कर ही लिया था कि उसके क्रिस्टलाइजेशन का जो फार्मूला है वो होता है 7H2, और उसका कलर हो जाता है ग्रीन, और नॉर्मल फेरस सल्फेट का कलर होता है येलो। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ से आता है क्वेश्चन आपका। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये तो 100% जिस तरह से वाटर वाला आता है, ये भी आपका 100% कहीं ना कहीं पूरे पेपर में आपको ये दिख जाएगा, चाहे 1 मार्क वाले में, 2 में, 3 में, किसी भी तरह से ये क्वेश्चन आता ही है। ये एक है आपका एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट का, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बार आता है ये रिएक्शन, बहुत आसान है, और लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें क्या कहा जाता है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट है, इस डबल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ कहा गया है, एक आपका बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है। तो सोडियम सल्फेट को ऐड कर रहे हैं किस में, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में। तो आपका बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, उसको कलर चेंज कर लेते हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन, और इसके साथ हम ऐड क्या कर रहे हैं, सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2SO4, और ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन है। और जब इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे तो बन जाता है हमारा बेरियम सल्फेट BaSO4 एक्वस प्लस NaCl एक्वस। अब इसको अगर देखें बैलेंस, तो ये पूरी तरीके से बैलेंस है तो नहीं है ये बैलेंस। यहाँ Na2 है तो यहाँ पर आप 2Na लगा दो, यहाँ आपका Cl2 है तो ये Cl पूरी तरह से बैलेंस हो गया। SO4 यहाँ 1 है, यहाँ SO4 1 है, Ba यहाँ 1 है, Ba यहाँ 1 है, तो अब ये बैलेंस हो गया। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या ध्यान रखना है कि जो आपका ये BaSO4 है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है, ये आपका क्या हो जाता है,
प्रेसिपिटेट फॉर्म में ये वाइट कलर का पाउडर सॉलिड बन जाता है, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, एक्वस नहीं होता, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। वाइट प्रेसिपिटेट को हम किससे शो कर सकते हैं? डाउन एरो से। गैस को हम शो करते हैं अप एरो से, प्रेसिपिटेट को शो करते हैं डाउन एरो से। और ये किस कलर का प्रेसिपिटेट बनता है? वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखो आयंस का एक्सचेंज हुआ है, Cl और SO4 ने आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया है। तो क्योंकि इस रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है और प्रेसिपिटेशन भी हुआ है, तो ये दोनों का एग्जांपल है। और ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जब भी हम BaCl2 Na2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो बेरियम सल्फेट बनता है, तो वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अच्छे से आपको ये याद कर लेना है। नेक्स्ट देखें, अगर हम एक ये आता है आपका, जो कि इसी चैप्टर से आता है, काफ़ी बार आ जाता है, जिसमें हम कॉपर के पाउडर को अगर हीट करते हैं, तो कॉपर के पाउडर को जब आप हीट करते हो, तो जो मतलब आप उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो, इस टाइम पे कॉपर किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का। और जब आप उसे हीट करते हो, ये बन जाता है आपका कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है? तो ये हो जाता है आपका ब्लैक कलर का। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये ब्राउन से ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, और ये किसका रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन का। ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इससे बस इतना ही आता है, ज़्यादा नहीं आता है। एक आपका थर्मल डिकम्पोजिशन आता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये काफ़ी बार आता है, ये बैलेंस रिएक्शन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो इसमें से आते थे, जो कि डायग्राम बेस्ड हैं। और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि और इससे पहले भी हमने किया हुआ है और भी आगे करेंगे, लेकिन ये कुछ ऐसे हैं जो डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस या एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन अब अगर हम देखें सेकंड चैप्टर के, तो सेकंड चैप्टर में सबसे पहले ये आता है कि जब मेटल को रिएक्ट करते हैं, आपको पता है मेटल को जब रिएक्ट किया जाता है किसी भी एसिड के साथ, तो मेटल और एसिड रिएक्ट करके कौन सी गैस रिलीज़ करती है? तो ये आपका क्या बन जाता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाता है। तो हाइड्रोजन गैस ये रिलीज़ करती है। और हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? तो आपको पता है पॉप साउंड टेस्ट करते हैं। और पॉप साउंड टेस्ट में क्या होता है कि अगर आप इसमें या तो सोप बबल्स के सोप सॉल्यूशन में जब आप ले जाए, तो जो बबल्स आती हैं उसके साथ अगर आप बर्निंग कैंडल लेके जाएं, तो क्या हो जाता है? आपका पॉप साउंड आता है। तो ये मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। आप सोच रहे होगे सर ये तो रिएक्शन है ही नहीं। ये है, ये दोनों एक ही साथ था। यहाँ पे ये डायग्राम है जिसका हम बात कर रहे हैं कि जब मेटल के साथ ये आपका जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ रिएक्शन किया हमने, ये एसिड है, एसिड के साथ मेटल जिंक के साथ रिएक्ट किया, और ये यहाँ जो एसिड है वो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब भी हम जिंक यानी एक मेटल है जिसको हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि है आपका H2SO4, तो H2SO4 के साथ, और ये डाइल्यूट यहाँ ध्यान रखना है, डाइल्यूट H2SO4 ये आपका एक्वस में होगा। ये आपका यहाँ पर जिंक जो है वो सॉलिड में है, और जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? आपका जिंक सल्फेट एक्वस, ZnSO4 एक्वस, एंड प्लस में यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। इसको गैस भी लिख सकते हो या अप एरो से। और ये जो हाइड्रोजन गैस है, जब इसको सोप सॉल्यूशन के साथ हम पास करते हैं, तो ये बबल्स आती है, और इस बबल्स के साथ ये पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। तो ये रिएक्शन होता है आपका जब हम रिएक्ट करते हैं मेटल को एसिड के साथ। अब अगर जो ऊपर डायग्राम था इसकी बात करें, तो ये एक्चुअल में क्या है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के थ्रू, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और ये कार्बन डाइऑक्साइड कब बनती है? जब हमने रिएक्ट किया है किसका? सोडियम कार्बोनेट का HCl के साथ। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो जब भी हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यहाँ होता है ये सॉलिड क्योंकि ये पाउडर होता है, जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं किसका? डाइल्यूट H2, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो डाइल्यूट HCl,
तो जब डाइल्यूट HCl का रिएक्शन करते हैं हम, तो ये क्या बन जाता है आपका, ये देता है आपका NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो अब इसको बैलेंस अगर करें, और ये NaCl जो है यहाँ पर हो जाता है एक्वस, CO2 यहाँ पर गैस, और H2O जो है वो आप लिक्विड भी लिख सकते हो, एक्वस भी लिख सकते हो। अब बैलेंस अगर करें तो यहाँ आपका ये कितना है 2, बैलेंस करने के लिए Na अगर देखो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो पहले यहाँ 2 लगा देते हैं। Cl कितना हो गया 2, यहाँ पर Cl 1 है, यहाँ आप 2 लगा दो। तो अब अगर आप देखो इसको बैलेंस करो तो Cl2 Na2, अब कार्बन अगर देखो ये 1 है, यहाँ 1 है, ऑक्सीजन देखते हैं यहाँ 3 है, अब ऑक्सीजन देखो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, बैलेंस्ड है पूरी तरीके से। तो ये हमारा बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया। तो इसमें जो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको प्रेजेंस करने के लिए जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, तो ये आप ध्यान रखना, जब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड जो कि है आपका क्विक लाइम, इसको कहा जाता है क्विक लाइम, जब हम क्विक लाइम को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, जब हम क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। क्विक लाइम जिसे हम हिंदी में शुष्क चूना कहते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बन जाता है बुझा हुआ चूना, जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम स्लेग्ड लाइम भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, स्लेग्ड लाइम। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। और इसी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से जो टेस्ट ट्यूब है ये कैसा हो जाता है, मिल्की टर्न्स हो जाता है, ये मिल्की हो जाता है, ये ध्यान रखना है। और ये जो रिएक्शन है आपको उसमें भी इस्तेमाल करना है जब हम वाइट वॉश करते हैं। वाइट वॉश करने के बाद ये शाइन क्यों करने लगता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो शाइनी होता है। और वाइट वॉश करने के बाद आसपास की एयर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने लगता है और हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब पानी इससे रिलीज़ हो जाता है और एक कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण वॉल्स शाइन करने लगते हैं। तो इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये दोनों रिएक्शन। अच्छा, इसमें बहुत बार आपका सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होगा, तो बैलेंसिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सोडियम कार्बोनेट में ये है प्रोडक्ट सेम बनते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो चाहे कार्बोनेट हो, बस बैलेंसिंग में थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। उस केस में बैलेंस्ड रहता है पूरा रिएक्शन, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये दो थे। अब उसके बाद है आपका पीएच। अब ये अगर देखो, ये है आपका एक पीएच स्ट्रिप यूनिवर्सल इंडिकेटर का। इसमें क्या है, कॉमन जो पीएच है उनके क्या क्या कलर होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो वाटर है जो जिसका पीएच 7 है, न्यूट्रलाइज पीएच, वो ग्रीन होता है, स्लाइटली येलोइश ग्रीन। और जैसे जैसे हम एसिड की तरफ बढ़ते हैं पीएच जो है वो डिक्रीज़ करता है और कलर जो है वो रेड होते जाता है। और जैसे जैसे हम किधर बढ़ते हैं बेस की तरफ, तो जब भी बेसिसिटी बढ़ती है तो पीएच भी बढ़ता है और जो कलर है वो ब्लू होता जाता है। मैक्सिमम जो पीएच है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका पीएच होता है अबाउट 14, और गैस्ट्रिक जूस जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, पेट स्टमक के अंदर, HCl, इसका पीएच कितना होता है 1.2। लेमन जूस का पीएच होता है 2.2। प्योर ब्लड, हमारे ब्लड का पीएच होता है 7.7। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एंटा एसिड जो कि होता है आपका MgOH2, अभी हमने कुछ देर पहले किया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच होता है 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच होता है 14। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट टेबल है जो कि आपका, इससे भी आपका 100% एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है, इसको अच्छे से कर लेना है आपको। कौन सा एसिड किस में पाया जाता है नेचुरली, तो नेचुरली अगर हम देखें विनेगर एसिड जो है, विनेगर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड। टेमेरिंड टार्टरिक एसिड, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है टेमेरिंड का, ये टार्टरिक एसिड इनमें से किस में होता है, तो टेमेरिंड में होता है टार्टरिक एसिड। टोमेटो के अंदर होता है ऑक्जेलिक एसिड। जो दही या सोर मिल्क है उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। तो ऑरेंज और लेमन दोनों के अंदर होता है सिट्रिक एसिड।
आंट स्टिंग और नेटल स्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दोनों से पूछा जाता है कि जो चींटी का डंक है या नेटल स्टिंग है उसमें क्या होता है मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड का ही दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये एक प्रकार का इथेनोइक एसिड है, फॉर्मूला होता है इसका HCOOH, काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान से करना है। मिथेनोइक एसिड आपसे ये पूछा ही जाता है। नेटल, अच्छा एक और क्वेश्चन यहाँ ध्यान रख लो, नेटल का स्टिंग अगर होता है तो उसके लिए एक प्लांट आपको बताया जाता है, वो होता है डॉग प्लांट। डॉग प्लांट जो है उसमें बेस होता है जो अगर लगाने से नेटल स्टिंग से रिलीफ मिलता है। और आंट स्टिंग से रिलीफ के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, तो आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस्तेमाल कर सकते हो जो कि होता है आपका बेकिंग सोडा, आप घर में आसानी से इस्तेमाल करते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ये टेबल से 100% आपका एक क्वेश्चन आना ही है, इसको अच्छे से कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट। अब ये है आपका क्लोर एल्कली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके। इसको हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। और क्लोर एल्कली प्रोसेस में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। इसमें क्या कहा गया है, ये आपका ब्राइन, मतलब ब्राइन क्या होता है आपका एक्वस सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब उसके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो आपको पता है वाटर जो है वो ब्रेक हो जाता है किस में, OH में और H+ में, और क्लोरीन और जो आपका NaCl है वो कन्वर्ट हो जाता है Na और Cl में। तो यहाँ पर जो गैस डिपॉजिट होती है एनोड पे हमने कहा था वहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव आयंस वाले, तो क्लोरीन नेगेटिव आयंस वाला है, तो ये कहाँ डिपॉजिट होता है एनोड पे। कैथोड पे कौन सी गैस डिपॉजिट होती है, तो ये आपका होता है हाइड्रोजन। इसका जो यूज़ है हाइड्रोजन का एज ए फ्यूल में यूज़ किया जाता है, अमोनिया फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और क्लोरीन जो है उसका वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में, PVC में इनका इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। और वो जो NaOH कहाँ से निकलता है, वो NaOH यहाँ से निकलता है, तो ये NaOH बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से क्लोरीन गैस निकलती है, और ये जो NaOH होता है एक एल्कली होता है, तो इसी वजह से इसका नाम क्लोर एल्कली पड़ता है। अच्छा, ये जो आपका क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, तो क्लोरीन गैस के साथ अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, तो बन जाता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, जो कि होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। इसका बैलेंस रिएक्शन आपको देख लें अगर, तो इसमें आप प्लस में H2O अगर कर दोगे तो आपका ये बैलेंस हो जाएगा, देखो अगर, हाँ तो ये पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। तो ये हो जाता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये क्या होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर, और ये आता है आपका ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन में। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ आपको पता ही है, पेपर पल्प को साफ़ करने के लिए, उसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत यूज़ होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। फिर आपका जो ये NaOH है, NaOH का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड से आप क्या बनाते हो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर इसका हम रिएक्शन करते हैं तो ये हमारा बनाता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जो कि आपका होता है क्या, वॉशिंग सोडा। तो वहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी आता है आपका। अच्छा, एक और तरीका होता है जिससे हम बनाते हैं आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वो क्या होता है, जब हम सोडियम क्लोराइड और एक्वस सॉल्यूशन होता है आपका सोडियम क्लोराइड प्लस आपका H2O, और इसके साथ जब हम मिलाते हैं NH2, तब आपका ये बनता है NH4Cl, और साथ में ये आपका रिएक्ट करके बनता है NaHCO3, जो कि कहलाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है बेकिंग सोडा का। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने पे भी सोडियम कार्बोनेट जो है वो बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें 2-3 चीज़ें इससे आती हैं। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट आपका इसमें जो कंपाउंड है वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, वो अभी आ गया है तो हम इसको डिटेल में ना
थोड़ा बहुत देख लेते हैं, डिटेल में तो इसके बारे में पढ़ेंगे ही। पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, देखो यहाँ तक तो सबको कन्फ्यूजन नहीं रहता है, सबको क्लियर रहता है CaSO4 CaSO4। कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पर आपका ½ होगा, कहाँ जिप्सम होगा। तो ये आप ध्यान रखना, जो पीओपी है वो एक पाउडर के फॉर्म में होता है, तो इसमें ½ होता है, और जब इसमें हम वाटर ऐड करते हैं तब आपका बनता है जिप्सम, जिसके अंदर होता है 2H2O। याद रखने के लिए आप कैसे याद रख सकते हो, देखो जिप्सम, जिप्सम को अगर आप हिंदी में लिखो तो ज वर्ड आता है, ज से आप याद रख सकते हो जल यानी पानी, तो पानी जिसमें ज़्यादा होगा वो होगा आपका जिप्सम, ठीक है, और जिसमें पानी कम होगा वो होगा आपका पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ज माने जल, जल मतलब पानी, पानी जिसमें ज़्यादा है CaSO4 2H2O हो गया जिप्सम का, और एक दूसरा तो आपको पता, ये दोनों तो पता ही रहता है, बस कन्फ्यूजन होता है किसका कौन सा रहेगा, और इसमें आप गलत कर जाते हो। तो बस एक कोई भी एक निमोनिक्स याद रख लो, जी से जिप्सम, जिप्सम से आपका जल, जल से जल ज़्यादा जिसमें है वो जिप्सम, जिसमें कम जल है वो पीओपी। तो पीओपी होता है आपका CaSO4.12H2O और जिप्सम होता है CaSO4.2H2O। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। और ये वाइट कलर का पाउडर होता है, ये ध्यान रखना, ये वाइट कलर का पाउडर होता है, जो पीओपी है ये वाइट पाउडर होता है। तो काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि वाइट पाउडर जिसका हम प्लास्टर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो होता है पीओपी। तो हालांकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो 4 चैप्टर है हमारे, बट इसमें हम 2 चैप्टर को ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो सेकंड पार्ट इसका आएगा उसमें हम नेक्स्ट जो 2 चैप्टर्स के डायग्राम हैं उसको रिलेटेड और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बताना आपको ये हमारा प्रयास है वो कैसा लगा, और इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। अगर आपको अच्छी लगेगी तो हम सेकेंड पार्ट भी जल्दी ही लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV।